मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय एवं कर्मठ सांसद आदरणीय श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र पराणा जी, विधायक कन्हैया लाल जी, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जिनका अभी हम लोग उद्बोधन सुन रहे थे, ओम प्रकाश जी बढ़ाना, इस सभा के प्रभारी अनमोल तोमर जी, यहाँ इस क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, जिला प्रमुख सरोज जी, विष्णु शर्मा जी, रामनिवास जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान जी, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के जिला अध्यक्ष, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे सभी पदाधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं तो दिल्ली से आया हूँ। जब राजस्थान की धरती पर आते हैं तो यहाँ पर आने के साथ ही पहली अनुभूति जानते क्या होती है कि नमन करूं मैं वहाँ जहाँ पर रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण चंदन है यह मिट्टी राजस्थानी। इस देश में अनेक क्षेत्र हैं, कोई देश के विकास का क्षेत्र है, कोई आर्थिक प्रगति का क्षेत्र है, कोई वैज्ञानिक प्रगति का क्षेत्र है, कोई संस्कृति का क्षेत्र है, कोई धर्म का क्षेत्र है, कोई तीर्थ का क्षेत्र है, परंतु यह भारत के शौर्य और पराक्रम का क्षेत्र है। और पहले जब राजस्थान में आते थे तो एक अलग राजस्थान दिखता था, एक ऐसा राजस्थान जो शांति से, समृद्धि से, विकास से और गौरव के साथ चमकता हुआ, दमकता हुआ राजस्थान। आज आते हैं तो लगता है बदहाली से, अराजकता से, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था से और बहुत खतरनाक ढंग से फन फैलाती हुई मजहबी कट्टरता से दहकता हुआ राजस्थान। और आप याद करिए, एक वो दौर था जिसपे आपको कभी वो पंक्ति याद आती है, कहते ना कि एक महका हुआ गुलशन था, हंसता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, जब उजड़ा हुआ गुलशन है, बिगड़ा हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। वैसे अभी हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, भगवान राम का जिक्र कर रहे थे। जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है, अयोध्या में दिवाली अलग होने लगी है कि नहीं? जो चमकती दमकती हुई दिवाली आपको अब दिखाई पड़ती है, वो पहले नहीं दिखाई पड़ती होगी। और बहुत से लोगों को शायद न ज्ञात हो कि वहां पर एक दूसरे देश के प्रथम परिवार के लोग भी आते हैं, वो है दक्षिण कोरिया। और उन्होंने वहां पर अपना एक विशेष मंदिर भी बनवाया है। जानते क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं, यानी वहाँ के राज परिवार की जो राजकुमारी हैं, वो मानती हैं कि उनकी वंश परंपरा भगवान राम से शुरू होती है। अब बताइए, वो लोग पहले भी आते थे, देखते थे सूना सूना सा स्थान, टूटे फूटी सी इमारतें, और अब चमकती दमकती सी दिवाली दिखती है। तो यह दर्शाता है कि भारत का मुस्तकबिल अब बदलता हुआ जा रहा है। मगर आज हम यहाँ राजस्थान में जब जन आक्रोश यात्रा करते हैं तो हमने इसको नाम जन आक्रोश यात्रा क्यों दिया? देखिए, पहले जब हालात अच्छे नहीं होते हैं तो आपको दुख होता है। दुख से ज्यादा जब और आपको कुछ बुरा या गलत नजर आता है तो नाराजगी या क्रोध होता है, और जब बहुत अन्याय की पराकाष्ठा नजर आती है तो आक्रोश होता है। अब राजस्थान की जनता के लिए दुख के दिन कब शुरू हुए? जिस दिन से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई। और ये तो वो धरती थी जहां के लिए कहा जाता था कि एक बार जो जबान दे दी तो जबान फिरनी नहीं है। मगर यहाँ तो जो जो वादे किए गए घोषणा पत्र में, वो कभी पूरे ही नहीं हुए। समाज के हर वर्ग के साथ छल और धोखा हुआ। अगर नौजवान था, उसे कहा गया कि तुम्हें 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे वो नहीं मिला तो पेपर लीक होता हुआ मिला। यदि किसान था, अभी हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि आप सबके हाथों में
खातों में सीधे 2000 रुपए पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि हो या उससे पूर्व के हमारे वक्ता बोल रहे थे कि किस ढंग से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाया, किसान के लिए कल्याणकारी कार्य किया। परंतु यहां पर याद करिए, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी जी ने किस लहजे में बोला था, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा वरना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन तो छोड़िए, आज 4 साल हो गए, क्या सारा कर्जा माफ हुआ? अरे ना वो माफ हुआ और मुख्यमंत्री के अदलाव बदलाव के लिए दंगल अपनी जगह चल रहा है। यानी दोनों ही चीजों पे ऐसा लगता है कि राजस्थान के किसानों को छल लिया गया। चलिए, यहां तक तो दुख और कष्ट था, परंतु फिर नाराजगी तब होती है जब एक के बाद पर्चे लीक होने शुरू हो जाते हैं और 15-16 बार पर्चे लीक हो जाते हैं। अब ये दुख का विषय नहीं, ये नाराजगी का विषय हो जाता है। और नाराजगी से आगे बढ़ते हुए नौजवान के मन में आक्रोश तब आता है जब उसे पता चलता है कि पर्चे लीक होने के मामले में कहीं कोई सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कोई सरकार की संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो कभी कोई उनकी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ फाउंडेशन है, और इसी वजह से इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को नहीं दी जा रही है। तब यह नाराजगी आक्रोश में बदल जाती है कि पहले तो धोखा हुआ, फिर हमें वो दिया नहीं गया, देने के बाद हमारे साथ छल किया गया और उसके बाद उसकी जांच तक नहीं हो रही है, तो यह आक्रोश होता है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोले कि हमारी सरकार तो बहुत तेज है, वो तो देखिए इधर पर्चा लीक होता और उधर कार्रवाई कर देती है। अरे हम कहना चाहेंगे, अगर आप दिल से देखें तो आप तो लीक होने से पहले ही कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपके लोगों को तो पता रहता है कि कहां पे क्या होने वाला है। अब उससे भी अधिक आक्रोश कब होता। वैसे मैं एक बात और मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, पर्चे बहुत लीक हुए और राजस्थान में एक और पर्चा लीक हो गया था जिसने यहां के सत्ताधारी दल के लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया। वो जानते क्या था? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा लीक हो गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत जी बनने वाले हैं। और उसके बाद आपने देखा जो अद्भुत दृश्य आपको राजस्थान में दिखाई पड़ा, ये पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था वो बागी हो गया, वो केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखाने लगा। और सुनिए, इतना ही नहीं, यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसी खेमे में मान लिए गए, बागी वाले में। विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में भी ये धारणा हो गई कि ये भी बागी वाले खेमे में है। बेचारे जो ऑब्जर्वर आए दिल्ली से, उनसे कोई मिलने ही नहीं गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, विधायक मिलने ही नहीं गए। और उसके बाद विधायकों ने क्या कहा? अरे तो एजेंडा लेके आए। तो उन्होंने क्या कहा? मैं बड़े नेताओं का नाम नहीं लेता, बड़े सीनियर नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। और उसके बाद क्या हुआ? किसी एक बड़े बुजुर्ग नेता के लिए कह दिया कि इनका दिमाग का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। ऐसा अद्भुत लोकतंत्र आपने कभी नहीं देखा होगा। राजस्थान में ऐसा सियासी घमासान जो आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिला, वो कभी नहीं देखने को मिला होगा। और ये ढंग से कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण जानते क्या है? इन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, वो तो एक जगह है, मगर आज जनता के मन में नेताओं की नीयत के प्रति क्यों संदेह उत्पन्न हो जाता है? कहते कुछ है और करते कुछ है। इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी उसका प्रतीक है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देशद्रोह का जो कानून है, यदि हम सत्ता में आए तो इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। पर आपको पता है 2019 के बाद वो कौन सी सरकार थी जिसने सबसे पहले देशद्रोह के कानून का उपयोग किया? वो थी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। किसके खिलाफ किया? अपराधियों, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, उन पे तो रहमो करम रहा। विधायकों के खिलाफ किया, मंत्रियों के खिलाफ किया। किसके? कौन विधायक मंत्री? उन्हीं की पार्टी के मंत्री और विधायक जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते थे, उनके खिलाफ देशद्रोह का कानून यूज किया। ऐसा अद्भुत वचन का पालन नहीं देखा होगा। यानी खुद जो कह रहे थे कि हम इसे खत्म कर देंगे, उसे इन्होंने इस ढंग से प्रयोग किया। और उसके बाद तो हालत ये हो गई राजस्थान में कि दोनों के बीच में ऐसी रच्चाकशी चल रही है। कुछ यूं समझिए कि अगर एक जहाज के 2 पायलट हो जाएं और दोनों अलग अलग दिशा में जहाज को ले जाना चाहें, तो उस जहाज का हश्र क्या होगा?
वो सबको पता है। और ये आज से नहीं, अरे सैकड़ों साल पहले कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। परंतु यहां दुख की बात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी को दो पाटों के बीच में जितना पीसना है पीसिए, पर राजस्थान की जनता की आवश्यकताओं को, गरीब मजदूर किसान की जरूरतों को, नौजवान की आकांक्षाओं को जो आप पीस रहे हैं, इसके लिए राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करने वाली। परंतु हम एक बात यह कहना चाहेंगे कि उससे भी आगे बढ़कर आक्रोश किस बात पे होता है। आज राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो गई, पहले कभी राजस्थान में कानून व्यवस्था के रूप में ऐसा नहीं था। अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों का ऐसा मनोबल नहीं बढ़ा रहता था जैसा आज बढ़ा रहता है। और उससे बढ़कर दुख की बात यह है, वह धरती जहां बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ऊंचे आदर्श हैं, चित्तौड़ जैसी धरती से जहां ऐसे आदर्श निकलते हैं, वहां पर महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार और दुर्व्यवहार की घटनाओं में राजस्थान सबसे आगे निकल गया। पिछले 4 वर्षों में 1,70,000 से अधिक केस महिलाओं के विरुद्ध दुर्व्यवहार के किए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, कभी एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार हो जाता है तो कभी पुलिस के कार्यालय में बलात्कार हो जाता है। इससे ज्यादा दुखद और हृदय विदारक स्थिति नहीं हो सकती है। परंतु उससे भी ज्यादा आक्रोश कब आता है, जब यहाँ के कोई मंत्री कहते हैं कि साहब ये तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे जनाब, जब सर तन से जुदा कर दिया जाता है तब मर्दानगी कहां गई थी? उस समय मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और इस ढंग की मानसिकता दिखाते हैं। चलिए वो तो मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, 56% महिलाएं गलत केस दर्ज करवाती हैं। इतना सटीक आप 56% का केस बता रहे हैं, यानी आप उसके मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता नहीं हो सकती। एक तरफ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सूबे के मुखिया खड़े होकर वो संख्या गिना रहे हैं कि यह सही है वो गलत है, तब मन में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और फिर उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति ये कि पहले कभी राजस्थान में आपको सांप्रदायिक तनाव और मजहबी कट्टरता नजर नहीं आता था, परंतु आज स्थिति यह हो गई कि देश भर में सर तन से जुदा के नारे लगे और राजस्थान में सर तन से जुदा कर दिया गया। एक नहीं कई, कन्हैयालाल साहू हो, रितेश सोनी हो, कई हमारे युवक चाहे योगेश जाटव हो अलवर में, वो मार दिए गए। परंतु इन शक्तियों की ताकत और हिम्मत इतनी बढ़ती चली गई कि ये सरकार भारत की एकमात्र सरकार बनी जिसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब आतंकवाद के रूप में प्रतिबंधित संगठन हो गया है, बाकायदा कोर्ट के द्वारा उस पर बैन लग गया है, उसको रैली निकालने की परमिशन दी। और अभी हमारे ओम प्रकाश जी बता रहे थे, इधर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को रैली निकालने की परमिशन दी जा रही है। कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ऐसा समर्पण जो आज राजस्थान की सरकार में दिख रहा है, ये खतरनाक भी है, खौफनाक भी है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसलिए यह जरूरी है कि इस बार प्रदेश की जनता प्रदेश के विकास के लिए, सुख और शांति के लिए, आत्मगौरव के लिए पूरी सजगता के साथ वोट करे। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई केंद्र में, आप याद करिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला भाषण दिया था उसमें क्या बात कही थी? 3 चीजें ऐसी बोली थी, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान। तो कुछ लोगों ने कहा ये स्वच्छ भारत अभियान, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्यों है भाई? ये तो गैर राजनीतिक मुद्दे हैं। पर वो जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्यों उठाए थे? जो हमें सरकार दी गई थी वो सरकार बदलने के लिए नहीं दी गई थी, वो सोच बदलने के लिए दी गई थी, विचार बदलने के लिए दी गई थी और देश का प्रारब्ध बदलने के लिए दी गई थी। इसलिए वो मुद्दे, स्वच्छता का मुद्दा हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा हो, वो हमने उठाया। और उठाया तो ऐसा ही नहीं हुआ, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां पर कि नवजात बच्चों में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा प्रतिकूल था, इन 8 वर्षों में उसमें भारी
बढ़ोतरी हुई है और 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है लड़के और लड़की के रेशियो में। इसका मतलब जो सोचा उस सोच में बदलाव करके दिखाया। आप याद करिए, आज से 8 साल पहले बड़ी आसानी से आप कोई भी कागज का टुकड़ा जिस ढंग से लोग राह चलते सड़क पे फेंक दिया करते थे, आज किसी के भी हाथ में कोई भी छिलका टुकड़ा कोई ऐसी चीज होती है तो सबके मन में एक झिझक आ जाती है कि ये हम कूड़ेदान में जाकर डालें। ये एक सोच का बदलाव था। और ये किस लिए किया गया? सबसे पहले इसका प्रभाव किस पे पड़ने वाला था? गरीब आदमी। एक गरीब आदमी को गंदगी के कारण यदि बीमारियां होती थी तो एक साल में औसतन 6 से 7 हजार रुपया उसका बीमारी में चला जाता था। तो वो सारी चीजें बननी शुरू हुई